नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज की कहानी है शतरंज के खिलाड़ी, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। वाजिद अली शाह का समय था और लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ। छोटे बड़े गरीब अमीर सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता तो कोई अफीम की। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक अवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार व्यवहार सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। राज कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कला बत्तू और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुरमे इत्र मिस्सी और उपटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रही हैं, तीतरों की लड़ाई के लिए पली बंधी जा रही है, कहीं चौसर बिछी हुई है, पौ बारह का शोर मचा हुआ था, कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ था। राजा से लेकर रंक तक इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो वे रोटियां न लेकर अफीम खाते। शतरंज, ताश, गंजीफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। यह दलीलें जोरों के साथ पेश की जाती थीं। मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते, तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती है। दोनों के पास मौरिसी जागीरें थीं। जीविका का तो कोई चिंता था ही नहीं, तो और करते भी क्या। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके विसार बिछाकर बैठ जाते, मोहरे सज जाती और लड़ाई के दाव पेच होने लगते। और फिर खबर ना होती कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर, कब शाम और कब रात। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता कि खाना तैयार है, और जवाब मिलता चलो आते हैं, दस्तरखान बिछाओ। यहाँ तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे में ही खाना रख जाता था। दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे। मिर्जा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा तो था नहीं, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियां होती थी। मगर यह बात ना थी कि मिर्जा के घर के और लोग इस व्यवहार से खुश हों। घर वालों को तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले, घर के नौकर चाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियां किया करते थे। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है। खुदा ना करे इसकी चाट किसी को पड़े। आदमी दिन दुनिया कहीं का नहीं रहता। बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्जा की बेगम साहिबा को इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खाज कर पति को लताड़ती, पर उन्हें इसका अवसर बहुत ही मुश्किल से मिलता, क्योंकि जब वह सोती रहती तब तक बाजी बिछ जाती, और रात को जब सो जाती तब कहीं मिर्जा जी घर पर आते थे। हाँ, वह अपना गुस्सा नौकरों पर उतारती। क्या पान मांगे, कह दो आकर ले जाएं। खाने की फुर्सत नहीं है तो ले जाकर खाना उनके सिर पर पटक दो, अब वो खाएं या कुत्ते खाएं। पर रूबरू वह कभी कुछ नहीं कह सकती थी। उनको अपने पति से उतना मलाल ना था जितना मीर साहब से। उन्होंने उनका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था। शायद मिर्जा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्जाम मीर साहब के ही सिर थोप देते थे। एक दिन बेगम साहिबा के सर में दर्द होने लगा। उन्होंने अपनी नौकरानी से कहा, जाकर मिर्जा साहब को बुला लाओ, किसी हकीम के यहाँ से दवा लाएं। दौड़ जल्दी कर नौकरानी गई तो मिर्जा जी ने कहा, चल अभी आती हूँ। बेगम साहिबा का मिजाज गर्म था। इतनी ताप कहाँ की उनके सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे। उनका चेहरा सुर्ख हो गया। नौकरानी से बोली, जाकर कह अभी चलिए, नहीं तो आप ही हकीम के यहाँ चली जाएंगी। मिर्जा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। 2 ही किस्तों में मीर साहब की मात हुई जाती थी। झुंझलाकर बोले, क्या ऐसा दम लबों पर है, जरा सब्र नहीं होता? अरे जाकर सुन आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज होती हैं, मीर बोले। मिर्जा जी बोले, जी हाँ चला जाऊँ, 2 किस्तों में आपकी मात होती है। अरे जनाब, इस भरोसे न रहिएगा, यह चाल सोचिए कि आपके मुहरे धरे रहें, मात हो जाए। पर जाइए सुनाइए, क्यों खामखा उनका दिल दुखाते हैं। इस बात पर मात ही करके जाऊंगा, मिर्जा जी ने कहा। नहीं, मैं खेलूंगा नहीं, आप जाकर सुनिए आइए। मीर साहब बोले, अरे यार जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ, सिर दर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है। नहीं बाबा, कुछ भी हो, उनकी खातिर तो तुमको जाना ही पड़ेगा। अच्छा एक और चाल चल लूँ? हरगिज नहीं, आप जाकर अंदर सुनिए आइए, तब तक मैं मेहरों का हाथ भी ना लगाऊंगा। मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहब ने त्योरियां बदल कर रहते हुए बोली, तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर जाए पर उसमें तुम नाम नहीं लेते। नौच कोई तुम जैसा आदमी हो। क्या कहूँ, मीर साहब मानते ही ना थे। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाकर आया हूँ। क्या जैसे वह खुद निकट्ठू हैं वैसे ही सबको समझते हैं? उनके भी तो बाल बच्चे हैं, सबका सफाया कर डाला। बड़ा लती आदमी है, जब आ जाता है तब मजबूर होकर मुझे भी खेलना पड़ता है। तुम दुत्कार क्यों नहीं देते? बराबर के आदमी हैं
उम्र में, दर्जे में मुझसे 2 अंगुल ऊंचे ही हैं। मुलाहिजा करना ही तो पड़ता है। तो मैं दुत्कारी देती हूँ, नाराज हो जाएंगे, हो जाए, कौन किसी को रोटियां चला देता है। रानी रोटेंगी, अपना सुहाग लेंगी। हरिया जा बाहर से शतरंज उठा ला। मीर साहब से कहना मियाँ अब ना खेलेंगे, आप तशरीफ ले जाइए। हाँ हाँ, कहीं ऐसा गजब ना करना बेगम, जलील करना चाहती हो क्या? ठहर, हरिया कहाँ जाती है? जाने क्यों नहीं देते? मेरा ही खून पिए जो उसे रोके। अच्छा, तुमने उसे रोका, मुझे रोको तो जानू। यह कहकर बेगम साहिबा झल्लाई और दीवान खाने की तरफ चल पड़ी। मिर्जा बेचारे का रंग उड़ गया। बीवी की मिन्नतें करने लगे, खुदा के लिए तुम्हें हजरत हुसैन की कसम, मेरी ही मैयत देखे जो उधर जाए। लेकिन बेगम ने एक ना मानी, दीवान खाने के द्वार कर तक गई, पर एकाएक पर पुरुष के सामने जाते पांव बंद गए। भीतर झांका, संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने 2-1 मोहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था? बेगम ने अंदर पहुंचकर बाची उलट दी, मोहरे तख्त के नीचे फेंक दी और कुछ बाहर किवाड़ के अंदर से बंद करके कुंडी लगा ली। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मोहरे बाहर फेंके जाते देख चूड़ियों की झनक भी कान में पड़ी। फिर दरवाजा बंद हुआ तो समझ गए बेगम साहिबा बिगड़ गई हैं, चुपके से घर की राह ले ली। तुमने तो गजब कर दिया, मिर्जा ने कहा। अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी। इतनी लौ खुदा से लगाते तो बली हो जाते। आप तो शतरंज खेलें, मैं यहाँ चूल्हा चक्की की फिक्र में सिर खपाऊं। जाते हो हकीम साहब के यहाँ या अब भी तामुल है? मिर्जा घर से निकले तो हाकिम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुंचे और सारा वृतांत कहा। मीर साहब बोले, मैंने तो जब मोहरे बारे आते देखे तभी ताड़ लिया, फौरन भागा। बड़ी गुस्सेवर मालूम होती है, मगर आपने उन्हें यूं सर चढ़ा क्यों रखा है? यह तो मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं? घर का इंतजाम करना उनका काम है, दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार। खैर, यह तो बताइए अब कहाँ जमाव होगा? इसका क्या गम है, इतना बड़ा घर पड़ा है, बस यहीं जमते हैं। मीर साहब बोले, लेकिन बेगम साहिबा को कैसे मनाऊंगा? जब घर पर बैठा रहता था तब वह इतना बिगड़ती थी, यहाँ बैठक होगी तो शायद जिंदा ही ना छोड़ेंगी। अजी बकने दीजिए, 2-4 रोज आप ही ठीक हो जाएंगी। हाँ, आप इतना कीजिए कि जरा सा तन जाइए। मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से मीर साहब को घर से दूर रखना ही उपयुक्त समझती थी, इसलिए वह उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना न करती, बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती। इन कारणों से मीर साहब को यह भ्रम हो गया कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है। लेकिन जब दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो बेगम साहब को बड़ा कष्ट होने लगा। उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई। दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती और उधर नौकरों में भी कानाफूसी होने लगी। अब तक तो दिन भर पड़े पड़े मक्खियां मारा करते थे, घर में कोई आए कोई जाए उससे मतलब नहीं। अब 8 पहर की धौंस हो गई। कभी पान लाने का हुक्म होता तो कभी मिठाई का, और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता था। वे बेगम साहिबा से जा जाकर कहते, हुजूर मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई। दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गई। है भी कोई खेल है कि सुबह को बैठो तो शाम कर दी? गड़ी याद गड़ी दिल बहलाव के लिए तो ठीक है। खैर, हमें तो कोई शिकायत नहीं, हुजूर के गुलाम है, जो हुक्म होगा बजा लाएंगे। मगर है तो खेल मनहूस, इसका खेलने वाला कभी पनपता नहीं। घर पर कोई ना कोई आफत जरूर आती है, यहाँ तक कि एक के पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह होते जाते हैं। सारे मोहल्ले में यही चर्चा होती रहती थी। खैर, इन सब बातों के बाद भी मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए। नए नए नक्शों के हल किए गए, नए नए किले बनाए जाते, नई व्यू रचना होती और कभी कभी खेलते खेलते झगड़ा हो जाता, तू मैं तक नौबत आ जाती। पर शीघ्र ही दोनों मित्र फिर मिल जाते। कभी कभी ऐसा होता कि बाजी उठा दी जाती, मिर्जा जी रूठकर अपने घर चले जाते, मीर साहब अपने घर में जा बैठते। पर रात भर की निद्रा के साथ फिर सारा मनोमालिन्य गायब हो जाता। प्रातःकाल दोनों मित्र फिर दीवान खाने में आ पहुंचे थे। एक दिन दोनों मित्र बैठे शतरंज की दलदल में घोते खा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए। यह क्या बला सिर पर आई, यह तलबी किस लिए? अब खैरियत नहीं नजर आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए और नौकरों से बोले, कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। घर में नहीं है तो कहाँ है? नौकर बोला, मैं तो नहीं जानता, क्या काम है? काम तुझे बताऊंगा। हुजूर ने तलबी किया, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं, जागीरदार है कि दिल लगी। मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव पता चलेगा। अच्छा तो जाइए, मैं कह दूंगा। कहने की बात नहीं है, मैं कल फिर आऊँगा, साथ ले जाने का हुक्म है। सवार चला गया। साहब की आत्मा काँप उठी। मिर्जा जी से बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा? बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी भी तलबी ना हो जाए। मिर्जा जी भी घबरा कर बोले, कमबख्त कल आने को कह गया, आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरेंगे।
बस यही एक तदबीर है कि घर पर हम मिले ही नहीं। कल मैं गोमती पर कहीं वीराने में नक्शा जमे, वहाँ किसे खबर होगी, हजरत आकर आप लौट जाएंगे। वल्लाह आपको खूब सूझी, इसके सिवाय कोई तदबीर ही नहीं है। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी, तुमने खूब धोखा दिया। उसने जवाब दिया, ऐसे गवादियों को तो चुटकियों पर न जाता हूँ, इनकी सारी अकल और हिम्मत तो शतरंज ने चढ़ ली, अब भूल कर भी घर पर ना रहेंगे। और वही हुआ। दूसरे दिन दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते। बगल में एक छोटी सी दरी दबाए, डब्बे में गिलौरियां भरे, गोमती पार्क की एक वीरान पुरानी मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चिल्लम, मदरिया ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भर शतरंज खेलने बैठ जाते। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र ही ना रहती। किश्त, शाह आदि दो एक शब्दों के सिवा मुंह से और कोई वाक्य ना निकलता। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र ना होगा। दोपहर को भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नानबाई की दुकान पर जाकर खाना खाते, एक चिल्लम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ती चली आती। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे और हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा भी फिक्र ना थी। वे घर से आते तो गलियों से होकर, डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम के निगाह न चढ़ जाएं, नहीं तो बेगार पकड़े जाएं। हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्ती हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडर पर बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमजोर थी और मीर साहब उन्हें किश्त पर किश्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई पड़े। गौरव की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब बोले, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा, आने दीजिए, किश्त बचाइए। यह किश्त मीर जरा देखना चाहिए, यही आड़ा हो जाए। मिर्जा बोले, देख लीजिएगा, जल्दी क्या है, फिर किश्त। अरे उनके पास तोपखाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे, कैसे कैसे जवान है, लाल लाल बंदरों के से मुंह, सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। मिर्जा बोले, जनाब हिले ना कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा, यह किश्त। अरे आप भी अजीब आदमी हैं, यहाँ तो शहर पर आफत आई है और आपको किश्त सूझी है। कुछ इसकी भी खबर है कि शहर गिर गया तो घर कैसे चलेंगे। मिर्जा बोले, अब घर चलने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा, यह किश्त बस अब आपकी शह में मात है। फौज निकल गई। 10 बजे का समय था, फिर बाजी बिछ गई। आज खाने को कैसे ठहरेगी? अजी आज तो रोजा है, आपको ज़्यादा भूख मालूम होती है। जी नहीं, शहर में ना जाने क्या हो रहा है, शहर में कुछ ना हो रहा होगा, लोग खाना खाकर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर नवाब साहब भी ऐशगाह में होंगे। तो सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब की मिर्जा जी की बाजी कमज़ोर थी। 4 का गजर बज ही रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली पकड़ लिए गए और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान के लिए ले जा रही थी। शहर में ना कोई हलचल थी, ना मारकाट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजे की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना ना हुई होगी। यह वह अहिंसा ना थी जिस पर देवगन प्रसन्न होते, यह वह कायरपंथा जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी चल बना लिया गया और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनीतिक अधःपतन की चरम सीमा थी। मिर्जा ने कहा, हुजूर नवाब साहब को जालिमों ने कैद कर लिया होगा, यह लीजिए शह। मिर्जा, जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। रोया ही जाए, यह ऐश वहाँ कहाँ नसीब होगा, यह किश्त। मिर्जा, किसी दिन बराबर नहीं जाते, कितनी दर्दनाक हालत है। मीर, हाँ सो तो है, यह लो फिर किश्त, बस अब की किश्त में मात है, बच नहीं सकते। मिर्जा, खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं, इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय गरीब वाजिद अली शाह। मीर साहब बोले, पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब साहब में मातम कीजिएगा। यह किश्त और यह मात, लाना हाथ। बादशाह के लिए हुए सेना सामने से निकल गई और उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा दी। हार की चाट बुरी होती है। मीर ने कहा, आइए नवाब साहब के मातम में एक मरसिया कर डालें। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे। शाम हो गई। खंडर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। आबाबिले आकर अपने अपने घोंसलों पे चिमटी, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दो खून के प्यासे सुरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्जा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का भी रंग अच्छा ना था। बार बार जीतने का दृढ़ संकल्प करके संभल कर खेलते, लेकिन एक ना एक चाल ऐसी बेढब आ जाती जिससे बाजी खराब हो जाती। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और भी उग्र होती जाती थी
और उधर मीर साहब मारे उमंग के गजले गाते, चुटकियां लेते, मानो कोई गुप्तधन पा गए हों। मिर्जा जी सुन सुनकर झुंझलाते, हार की झेप मिटाने के लिए उनकी दाद भी देते, पर ज्यों ज्यों बाजी कमजोर पड़ती धैर्य हाथ से निकला जाता। यहाँ तक कि वे बात बात पर झुंझलाने लगे और बोले, जनाब आप चाल बदलना कीजिए, यह क्या चाल चले हैं? फिर उसे बदल दिया, जो कुछ चलना हो एक बार चल दीजिए, यह आप मोहरे पर हाथ क्यों रखते हैं? मोहरे को छोड़ दीजिए, अब तक आपको चाल ना सूझे, मोहरा छुइए ही नहीं। आप एक चाल आधा घंटे में चलते हैं, इसकी सनद नहीं है। जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज़्यादा लगे उसकी मात समझ ही जाए। फिर अपनी चाल बदली, चुपके से मोहरा वहीं रख दीजिए। मीर साहब की फर्जी पिटता था, बोले मैंने चाल चली ही कब थी? मिर्जा बोले आप चल चुके, मोहरा वहीं रख दीजिए उसी घर में। उस घर में क्यों रखूं? मैंने हाथ से मोहरा छोड़ा ही कब था? मिर्जा, मोहरा आप क़यामत तक ना छोड़े तो क्या चाल ना होगी? फर्जी मिटते देखा तो धांधली करने लगे। धांधली आप करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। तो इस बाजी में तो आपकी मात हो गई। मुझे क्यों मात होने लगी? मीर साहब बोले, तो आप मोहरा उसी घर में रख दीजिए जहाँ पहले रखा था। वहाँ क्यों रखूँ? नहीं रखता। क्यों ना रखिएगा? आपको रखना होगा। तकरार बढ़ने लगी, दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे। ना वह दबता था ना वह। अप्रशंसनीय की बातें होने लगी। मिर्जा बोले, किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते। वे तो हमेशा घास छीला करते थे, आप शतरंज क्या खेलिएगा? रियासत और ही चीज है, जागीर मिल जाने से कोई रईस नहीं बन जाता। क्या घास आपके अब्बा जान छीलते होंगे? यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। मीर साहब बोले। मिर्जा जी बोले, अजी जाइए भी। गजीउद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई और आज रईस बनने चले हैं। क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह में कालिक लगाते हो? वे ही बावर्ची का काम करते थे। यहाँ तो हमेशा बादशाह के दस्तरखान पर साथ साथ खाना खाते आए हैं हमारे पूर्वज। मीर साहब बोले, अरे चल चरकटे, बहुत बढ़ चढ़ कर बातें ना कर, जबान संभालिए वरना बहुत बुरा होगा। मीर साहब बोले, मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। यहाँ तो किसी ने आंखें दिखाई तो उसकी आंखें निकाली। है हौसला? आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज 2-2 हाथ हो जाएं, इधर या उधर। मीर साहब भी कहाँ दबने वाले थे। दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल ली। नवाबी जमाना था, सभी तलवार पेश कब्ज कटार वगैरह बांधते थे। दोनों विलासी थे पर कायर ना थे। उनमें राजनीतिक भावों का अधः पतन हो गया था बादशाह के लिए, और बादशाहत के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों ने पैतरे बदले, तलवारें चमकी, छपाछप की आवाजें आईं। दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जाने भी दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों में एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा के लिए प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूल दूसरित मीनारें इन दोनों की लाशों को देखती और अपना सिर ढूंढती थीं। धन्यवाद।